डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में 1910 के बाद की घटनाओं को देखने जा रहे हैं। कल हमने समाप्त किया था मुस्लिम लीग की स्थापना पे। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है मार्ले मिंटो सुधार यानी 1919 का अधिनियम। लेकिन चूंकि इस टॉपिक को हम लोग पॉलिटी के क्लास में पढ़ चुके हैं और बहुत विस्तार से पढ़ा है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाए, इसको दोहराव माना जाएगा, तो इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद की जो घटना है उसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली दरबार। देखिए, जहाँ तक दिल्ली दरबार का प्रश्न है, तो ये होता क्या था, आखिर दिल्ली दरबार जो है इसके सेंस क्या थे, ये हम लोग को पहले समझना होगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1858 के अधिनियम से। ये दिल्ली दरबार का जो आधार है ना, वो कौन है? तो 1858 का अधिनियम है, यानी बेस है इसका दिल्ली दरबार का। क्यों हम बेस कह रहे हैं इसको, ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए इस अधिनियम में बहुत सारे प्रोविजंस थे। उस प्रोविजंस में एक प्रोविजंस ये था कि भारत पर ब्रिटिश सम्राट का प्रत्यक्ष शासन हो गया, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हो गया। 1858 के एक्ट के पहले भारत में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में थी, उसका हेडक्वार्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा वो कंपनी चलती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत में नहीं था। जो 1853 के पहले 24 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। 1853 के बाद 18 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। तो ये आदेश यहाँ के गवर्नर जनरल को भेजते थे। तो चेंजिंग क्या होता है 1858 में, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसका स्थान कौन ले रहा है? ब्रिटिश सम्राट। और इसी के वजह से क्या हुआ कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय, वायसराय का हिंदी होता है उपराजा, यानी एक राजा तो लंदन में था और यहां जो शासन कर रहा है वो भी उसका प्रतिनिधि है, इसलिए उसको उपराजा कहा गया। तो ये महान परिवर्तन था। तो इसके वजह से जब ये प्रत्यक्ष शासन हो गया तो इसके सम्मान में, यानी सम्राट तो लंदन में रहता था, तो सम्राट के सम्मान में भारत में दरबार का आयोजन किया जाता था। ठीक है, भारत में दरबार का आयोजन किया जाता था। और ये जो दरबार आयोजित किया जाता था तो चूंकि दिल्ली में किया जाता था, ठीक है, तो दिल्ली में आयोजित करने के कारण इसे दिल्ली दरबार कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके के दिल्ली दरबार कुल 3 हुए। अगर संख्या के हिसाब से कहा जाए कि कुल कितने हुए हैं, तो 3 हुए हैं। उस
उसमें प्रथम जो दिल्ली दरबार हुआ था वो 1876 को हुआ था। 1876 में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लीटन था। लॉर्ड लीटन था। और उस समय जो सम्राट या साम्राज्ञी थी वो कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। और इस दरबार की जानते हैं जो खास बात था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कि इसी दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 1858 के एक्ट में समाप्त नहीं होती है, उसका अस्तित्व भारत में बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे कार्य यहां हो रहे थे। उसका जो निजी व्यापारिक गतिविधि थी वो समाप्त नहीं हुई थी। उसने जो शेयर ले रखा था उनके शेयर वापस अभी तक नहीं हुए थे, तो हिसाब किताब बाकी था। तो 58 से लेकर के 76 तक कंपनी ने अपने हिसाब किताब करके अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त कर लिया और तब इस दरबार में उसका अंत किया गया। यानी अब कंपनी का जो संयुक्त पूंजी कंपनी का रूप था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो नेचर था उसका, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दूसरा हम भूल रहे हैं, शायद 92 या 91 में हुआ है, तो कंफ्यूजन की वजह से लिखना ठीक नहीं है। हम डायरेक्ट आते हैं तृतीय दिल्ली दरबार, यानी थर्ड, जो 1911 में होता है। सॉरी, तृतीय के बाद द्वितीय लिख दिए। तृतीय दिल्ली दरबार। अब देखिए कि यहां से हम लोग चलेंगे कि इस थर्ड जो दिल्ली दरबार था उसमें क्या क्या फैक्ट उभर करके सामने आता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तृतीय दिल्ली दरबार के समय जो ब्रिटिश सम्राट था वो जॉर्ज पंचम था। क्या कौन था? यानी जॉर्ज फिफ्थ। और इस सम्राट की पत्नी भी आई थी साथ में, जिसका नाम था क्वीन मेरी। क्या नाम था? क्वीन मेरी। और उसके बाद भारतीय वायसराय कौन था? तो भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। फर्स्ट इसके पहले आ चुका था। अब इस समय जो तिथि क्या थी इसकी, यानी किस डेट को ये आयोजित किया गया था, तो ये 12 दिसंबर 1911 को ये दरबार लगा था। इसमें मुख्य घोषणा क्या की गई थी? आखिर क्या क्या काम हुआ था इसमें? मुख्य डिक्लेरेशंस किया था, मेन डिक्लेरेशंस। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसमें जो फर्स्ट डिक्लेरेशन था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। यानी जो भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर
विभाजित करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई। उस पर एक लंबा बहस हुआ, लंबा आंदोलन चला और उसको गलत माना गया, इसलिए ब्रिटिश शासन ने ही इस विभाजन को खत्म कर दिया। दूसरा कि वास्तविक रूप से विभाजन किया गया जो जरूरी था प्रशासन के दृष्टिकोण से, तो वो था कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है, ये दूसरा डिक्लेरेशन था। एक तीसरा डिक्लेरेशन भी इसमें हुआ कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी घटना थी। और अगर इवेंट के रूप में देखें कि कोई इवेंट भी घटा, तो उस क्रम में हम लोग देखते हैं कि अगर महत्वपूर्ण घटना कुछ घटता है इसमें, वो ये कि जॉर्ज पंचम पर, जॉर्ज फिफ्थ पर बम से हमला किया जाता है। हमला किया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी घटना थी और इसमें जो भी विवरण है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नीचे करना नहीं ना है, ऊपर भी लिखा हुआ है, करना है। कहां चला गया? कहां गया? कहां है? अच्छा, एक ही वाला है। कोई लिख लिए है आप लोग में से पूरा? वो आपका हो गया? आप लिख लिए थे पूरा? कोई नहीं लिखा? तो अब क्या किया जाए? हैं? आप लिख लिए थे?
तो ठीक तो है, पूरा तो हो गया। इसका मोबाइल से फोटो खींच लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है होम रूल आंदोलन। वो इरेज हो गया, कहीं गया नहीं है, वो किसी वजह से जो है ना डिलीट हो गया। वो रहता तो आता। आए? कहाँ पे? हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं, आ जाएगा। ये बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है। हैं? हाँ, छोटा तो कट रहा है ना। हाँ तो कीजिए। अरे वाह, हाँ हो गया। तो ऐसे करना होता है, ऐसे। तो ये तो कर रहे थे, कहाँ हुआ? जल्दी कीजिए। ये लिख रही है, क्या बोल रहे हैं? ऊपर में छुटा हुआ।
मेरी नाम है, क्वीन मेरी। कौन किताब है? कितना में दिया? सबका हो गया, लिख लिए? मिटाएं? आप लोग का हुआ? आगे में मिटाऊं? तो अब दूसरा टॉपिक है तो दिल्ली दरबार के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है होम रूल आंदोलन। जहां तक इस आंदोलन का ओरिजिन यानी उदय का प्रश्न है, तो इसका उदय आयरलैंड में हुआ था। और इसका जो जनक था वो रेडमंड था। और इसके कारण जो उत्तरी आयरलैंड था, नॉर्थ आयरलैंड, इस आंदोलन के कारण इस नॉर्थ आयरलैंड को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी प्राप्त हुई। एक छोटी सी बात है कि होम रूल आंदोलन या होम रूल मूवमेंट था क्या। तो आप अगर ग्रेट ब्रिटेन को देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन का वास्तव में जो देश है वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन है। 1910 तक आकर करके इस इंग्लैंड के साथ और भी दूसरे क्षेत्र जैसे क्वींसलैंड और एक और नाम भूल रहे हैं वो, और आयरलैंड, स्कॉटलैंड, क्वींसलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये जब मिलते हैं 1910 में आकर के, तभी जो है ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है।
इसके पहले जो ओरिजिनल देश था वो इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में फर्क आपको समझ में आ गया कि 1910 से पहले एज ए कंट्री के रूप में जिसको जाना जा रहा था वो इंग्लैंड, लेकिन इस इंग्लैंड में जब स्कॉटलैंड, क्वींसलैंड और आयरलैंड शामिल हो गए तो इसी इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा, और जो पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन थी वो अब ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन हो गई। ये एक फैक्ट है। इसी में आगे चल करके आयरलैंड जो था तो उसको एक बात की शिकायत थी कि आंतरिक रूप से हमें अपना शासन करने देना चाहिए, आपके अधीन हम हैं, ये एक सत्यता है। और ग्रेट ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट का नेचर था वो क्या था? यूनिटरी था, एकात्मक था। यानी ग्रेट ब्रिटेन ने फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं अपनाया। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स उभर कर आता है कि वहां राज्यों की अपनी सरकार होती है, लेकिन जहां यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहां राज्यों की सरकारें नहीं होती है, राज्य पूरी तरीके से सेंट्रल के अधीन होते हैं। तो बाकी दो राज्यों ने जो अपना सम्मिलन किया था, अपने आप को शामिल किया था, उनको शिकायत नहीं थी, लेकिन आयरलैंड को शिकायत थी कि हमें जो है वो स्वायत्ता चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए अपने आंतरिक रूप में। बाहरी रूप से अपनी सुरक्षा के लिए आपके साथ हम हैं, ये सही बात है। तो एक प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट था उसमें एक स्टेट फेडरेशन की मांग कर रहा था। तो सभी को फेडरेशन नहीं दिया गया, तो इस कारण से रेडमंड जो व्यक्ति था उसके नेतृत्व में अपने राज्य के लिए ऑटोनॉमी की मांग करने हेतु जब आंदोलन चलाया गया तो उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड से अलग हो गया और वो एक स्वायत्त देश के रूप में उभर करके आ गया। हालांकि उसके विदेशी संबंध या अन्य चीजें अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है। तो संक्षेप में ये कि होम रूल मूवमेंट ये सिंबल बन गया इस बात का कि देश के अंदर स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए जब आंदोलन चलाया जाए तो उसको होम रूल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए इस होम रूल मूवमेंट का जो भारतीय परिदृश्य है, यानी इंडियन फिनोमेना है, उस पर हम लोग विचार करें। तो यहां इस के जनक जो माने जाते हैं भारत में वो दो व्यक्ति हैं। एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरे हैं एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ही क्यों होम रूल मूवमेंट शुरू किया, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी अभी कल ही की बात है, हमने बहुत विस्तार से आपको बताया कि किस ढंग से 1905 के बाद कांग्रेस के अंदर स्वराज्य के लिए परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस बनने लगे थे। और कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। ये स्वराज्य वास्तव में अधिराज्य था। स्वराज्य का एक रूप पूर्ण स्वतंत्रता है जिसकी मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया जा रहा है, और स्वराज्य का एक रूप डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य है। फिर से समझ लीजिए, स्वराज्य जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका एक शक्ल, एक रूप, एक प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंसी है, ऐसे समझ लीजिए।
जिसकी मांग कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और स्वराज का एक दूसरा रूप जो था अधिराज यानी डोमिनियन स्टेटस था, जिसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हुए ही स्वतंत्रता। वहां 29 में था कि ब्रिटिश सत्ता भारत में नहीं रहेगी, यानी ब्रिटिश सत्ता के बाहर स्वतंत्रता यानी देश की आजादी, और ब्रिटिश सत्ता के रहते हुए स्वतंत्रता यानी अधिराज डोमिनियन स्टेटस। ये बहुत कंफ्यूज शब्द है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आपके पास एक स्पष्ट चित्र, एक पिक्चर जो है इस शब्द का आपके पास रहे, ताकि बार बार आएगा तो उस समय आप कंफ्यूज ना करें। तो इसका जो डिमांड किया गया वो किसके प्रेशर, ये जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो बातें प्रस्ताव के रूप में पास हुई वो किसके वजह से? तो तिलक के वजह से, क्योंकि तिलक ने ही नारा दिया था स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। अभी तक तो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे वो तो इस बात पर सोच ही नहीं सकते थे, वो तो अंग्रेजों के पक्षधर थे। अभी तक उनका था कि जहां अंग्रेजों के विरोधी होंगे तो कांग्रेस को खत्म कर दिया जाएगा, और कांग्रेस के अस्तित्व को इसलिए बचाए रखना चाहते थे क्योंकि इनका विचार था कि अभी भारत में राष्ट्रवाद पूरा फैला नहीं है, जनता साथ नहीं देगी, इसलिए और समय चाहिए हमें नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो खैर ये अपना उनका विचार था, लेकिन बाल पाल लाल को यकीन हो गया था कि नहीं, अब जनता हमारे साथ है, हमें पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारे शोषण को रोका जा सकता है। तो वैचारिक लड़ाई थी नेताओं के बीच में, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी। तो ऐसे में हम इतनी बात इसलिए कह रहे कि माहौल बनने लगा था किसके लिए? अधिराज के लिए, डोमिनियन स्टेटस के लिए। और ये बना कौन रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं के वजह से इनको 6 साल के कैद की सजा हुई 1908 ईस्वी में। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के लिए वैचारिक आयाम तैयार किया। ये होम रूल आंदोलन के एज ए फाउंडर नहीं माने जा सकते शब्द के, लेकिन होम रूल आंदोलन जब इन्होंने शुरू किया तो उसकी पृष्ठभूमि 1906 से बननी शुरू हो गई थी। असल व्यक्तित्व है एनी बेसेंट। ये एक्चुअली में उसी ग्रेट ब्रिटेन के ही नागरिकता थी इनकी, ये आयरलैंड की ही रहने वाली थी, और वहां से 1885 ईस्वी में पलायन कर करके भारत आई थी। और भारत आने के पीछे जो इनकी पृष्ठभूमि थी वो ये कि ये कर्नल अलकाट के विचारधारा से, जो सैन फ्रांसिस्को में 75 में एस्टैब्लिश्ड हुआ थियोसोफिस्ट सोसाइटी, तो उस थियोसोफिस्ट सोसाइटी के विचारधारा से काफी प्रभावित थी। और ब्रिटेन में ही इन्होंने थियोसोफिस्ट विचारधारा को स्वीकार कर लिया था। और थियोसोफिस्ट जो थॉट था वो एक्चुअली में एक आध्यात्मिक विचारधारा थी, एक स्पिरिचुअल थॉट था, जिसमें ईश्वर के खोजने और प्राप्त करने, ये मिलने की साधन का प्रयोग किया जाता था। और उसमें ये माना जाता था कि ईश्वर एक ही है और बाकी जितने धर्म हैं वो बिगड़ चुके हैं और उनकी विचारधारा जो है वो खराब हो चुकी है। वास्तव में सभी धर्म एक ही धर्म है, और मेरा उद्देश्य ये है कि हम सभी धर्मों को वैश्विक स्तर पर एक करेंगे। आज भी थियोफिस्ट गया में भी है, आप उनके सेमिनार में या उनके मीटिंग्स में जाइएगा तो देखिएगा सभी धर्म के प्रतीकों को उनके कटआउट पे लगाया गया है और बीच में एक प्रकाश दिया गया है, उसी से सारे धर्म को निकलते हुए दिखाया गया है। और बीच में जो लाइनिंग दी हुई है उसमें सभी धर्मों में समानता की बातें लिखी हुई हैं कि देखिए जितना धर्म है वो सभी में मानवता की सेवा की बात की गई, इसलिए सभी धर्म एक है। तो एनी बेसेंट के लिए अपने विचारधारा के लिए उपयोगी स्थान ब्रिटेन नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में स्पिरिचुअल थिंकिंग नहीं थी।
वैश्विक स्तर पे कहीं पे आध्यात्मिक चीज पाई जाती थी तो वो भारत था। इसीलिए वो यहाँ चली आई और फिर यहाँ वेदांतों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, तो उनको अपने विचारधारा बिल्कुल प्रमाणिक दिखाई पड़े और इनका केंद्र जो था बजाते तौर पे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया और वो जगह था अडयार। तो इस तरीके से इनका भारत में आगमन, अराइवल इन इंडिया या अडोब इन इंडिया जो होता है घटना, वो स्पिरिचुअलिटी के कारण होता है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं। बात को समझिए। लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी को फैलाने के लिए जब कोशिश किया इन्होंने, तो 1893 में इन्होंने पाया कि बिना इंडिपेंडेंस के, बिना आजादी के भारत में आध्यात्मिक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। यानी अंग्रेजों का जो यहाँ शासन है, इस शासन के रहते हुए यहाँ आध्यात्मिकता का विकास नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से एनी बेसेंट जो सनातन विचारधारा की कट्टर समर्थक अब तक बन चुकी थी अपने अध्ययन के द्वारा, तो वो एक अंग्रेज होने के बावजूद भी, एक आयरिस्ट होने के बावजूद भी अपने ही देश के खिलाफ हो गई। तो इनके हृदय में 1893 से ही जो है भारत के एक प्रकार से स्वतंत्र करने की विचारधारा पुष्पित और पल्वित होने लगी थी, लेकिन छुपाया रखा हो, क्योंकि जानती थी कि अगर डायरेक्ट हम इस डिमांड को करेंगे तो फिर हमारी हत्या हो जाएगी या हमें जेल में डाल दिया जाएगा। कि उस समय बाल गंगाधर तिलक भी ये डिमांड नहीं कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा उग्रवादी नेता थे। तो फिर एनी बेसेंट की हिम्मत कैसे होती? तो इसलिए मामला दब गया, लेकिन दिल में था। हम इतना विस्तार से आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए कि ये जो होम रूल आंदोलन भारत में 1916 में शुरू होता है, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। और वैचारिक आयाम किसने तैयार किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और आंदोलन की रूपरेखा किसके दिमाग में थी? एनी बेसेंट। तो ये एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेगा आपको। तो आप सवाल कीजिए कि आप क्यों बकबक कर रहे हैं, आप अपने तरफ से क्यों टाइम बता रहे हैं हम लोगों को, गलत बयानी कर रहे हैं क्लास में। तो ये गलत बयानी नहीं है। इन होल जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सारे क्रियाकलापों को पढ़ेंगे तो शोध के रूप में ये तथ्य, रिसर्च के रूप में ये तथ्य सबके सामने चला आएगा। तो हम लोगों के जो अध्ययन का आधार है वो सिर्फ किसी फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करना नहीं है, बल्कि फैक्ट के तह तक पहुंच करके उसके ओरिजिनल नेचर को देखना है। तो इस क्रम में हमने इतने विस्तार से आपको ये बात बताई। ठीक है। अब साहब अगला सवाल ये उठता है कि होम रूल आंदोलन के उदय का परिवेश, माने कौन सा सरकमस्टांसेस था जिसके कारण होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, ये जानना काफी जरूरी है। उस सरकमस्टांसेस को, जिस सरकमस्टांसेस, जिस परिवेश में होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है। तो हम अब परिवेश की चर्चा करना चाहते हैं आपके सामने। तो परिवेश ये है कि 1907 से लेकर के 1915 तक कांग्रेस पर उदारवादियों का कब्जा था। ठीक है। यानी मॉडरेट्स का कब्जा था। और मॉडरेट का कब्जा रहने के कारण
इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कांग्रेस पूर्णतः निष्क्रिय हो गई। कांग्रेस टोटली इनएक्टिव हो गई। निष्क्रिय का मतलब इनएक्टिव हो गई। यानी 7 से लेकर करके 15 तक की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पीरियड्स है, वो कांग्रेस के दृष्टिकोण से सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है। इस दौर में आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो चुका था? तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी बोलिए। नहीं हुआ था। तो किसने राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रखा? जल्दी बोलिए। पढ़ाए हैं ना? मुंह क्या नाश्ता करके नहीं आए हैं? कस के क्यों नहीं बोलते? किसने सक्रिय रखा है? रेवोल्यूशनरी। उग्रवादी में क्या आपको नहीं पढ़ाया है कि बालंगा तिलक को 8 में सजा हो गई? कहां चले गए? मांडले चले गए। अजीत सिंह कहां जा रहे हैं? तो पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका, और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का क्या हाल है इस पीरियड में? तो राजनीति से संन्यास ले लिया। और अरविंदो घोष कहां चले गए? पांडिचेरी। तो अगर ये कहेंगे आप, हमसे आंख से आंख मिला के बात कीजिए, कि अगर ये कहेंगे कि उग्रवादी सक्रिय थे तो ये घटनाएं तो उनको निष्क्रिय साबित कर रही हैं, तो फिर कौन सक्रिय आपको दिखाई पड़ रहे थे? तो बारिंद्र घोष सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे, भूपेंद्रनाथ दत्त सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे, विनायक दामोदर सावरकर सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे। तो ये लोग क्या उग्रवादी थे? इन्हें किस कैटेगरी में आपने रखा था प्रीवियस क्लास में? तो क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी के। तो इस तरीके से आप बोलेंगे ना कि 1907 से लेकर के 1915 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय करने वाला तत्व जो था वो कौन था? बोलिए। रेवोल्यूशनरी का था, एक्सट्रीमिस्ट का नहीं था। हिस्ट्री पढ़ रहे तो साइंस की तरह पढ़िए, ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हर का एक दूसरे से लिंक है। तो कांग्रेस पूर्णतः निष्क्रिय था। कैसे? अभी आपके साथ जो बहस हुई उसमें पता चल गया कि मेन ऑर्गन पर कब्जा था उदारवादियों को, और उदारवादी क्या विचारधारा था कि हमको अंग्रेज के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना है। उग्रवादी की क्या स्थिति थी? तो ये कांग्रेस के भाग थे, लेकिन इनको निकाल दिया गया था, और निकले ही नहीं थे बल्कि भारत से सबके सब भाग गए थे, या राजनीति छोड़ दी थी जो कह लीजिए। और क्रांतिकारियों का जो अस्तित्व था वो कांग्रेस के अंदर नहीं था, गरम दल वालों का था, लेकिन क्रांतिकारी पूरी तरीके से कांग्रेस से हट करके एक अलग विचारधारा थी, उसकी अलग सक्रियता थी। तो इस ढंग से कहा ना जा सकता है कि पुनः पूर्ण रूप से निष्क्रिय थी। कौन? कांग्रेस। अब देखिए साहब, ऐसी परिस्थिति में ये जो सरकमस्टांसेस आप देख रहे हैं बीच में, 1915 में तिलक सजा काट के वापस आते हैं। और इनका जो आगमन होता है वो जून में होता है, यानी जून 1915 में। ठीक है। और दूसरा घटना ये था कि 1914 में ही एनी बेसेंट
शामिल हो चुकी थी। कांग्रेस में क्या शामिल हो गई थी, और इनके शामिल होने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों शामिल हुई थी? तो इनका उद्देश्य था, सॉरी, इनका उद्देश्य था शामिल होने का कि तिलक को शामिल करके, तिलक को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस को सक्रिय करना, जो कांग्रेस निष्क्रिय है ना, उसको कांग्रेस को सक्रिय करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, सक्रिय से पूर्ण विराम मान लीजिए। ये 14 में हुआ, 15 में ये हो गए। तो इस परिस्थिति में जो इनके पक्ष में परिस्थिति थी, इनके उद्देश्य के पक्ष में परिस्थिति जो थी, किनके? एनी बेसेंट के, वो ये था कि फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी 1915 में। बात समझ में आई? अब ये परिवेश कैसे प्रस्तुत कर रहा है इन करने के तिलक को? क्योंकि तिलक का सबसे बड़ा जो शत्रुता थी वो इन्हीं दोनों से थी, विचारधारा के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर नहीं। क्योंकि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले एक्सट्रीमली मॉडरेट थे, घोर उदारवादी थे, यानी किसी भी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लोगों के विचारधारा को ये दोनों एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और साथ में जो गरम दल वालों को कांग्रेस से निकाला गया, उनमें इन्हीं की भूमिका थी कि इनको बाहर करो, नहीं तो कांग्रेस के अस्तित्व को ये लोग समाप्त कर देगा, 20 साल की मेहनत बर्बाद कर देगा। बाकी लोग गरम दल वालों के विरोधी नहीं थे, बहुमत था, लेकिन इनके आयु के वजह से, कांग्रेस के बढ़ाने में योगदान के वजह से इनका सम्मान था, तो इनके रहते हुए तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते थे। तो इनकी मृत्यु ने एनी बेसेंट के लिए परिवेश उपस्थित कर दिया। और हुआ क्या साहब? तो हुआ ये कि 1915 में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है वो कहां होता है? तो मुंबई में होता है। कहां होता है? मुंबई। और जब मुंबई में हुआ तो इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता थी कि तिलक जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। तिलक का कांग्रेस में शामिल होना कोई सामान्य घटना नहीं थी, और तिलक सिर्फ एनी बेसेंट के प्रयासों से ही कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु ही उनको कांग्रेस में लाने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। ये सब तो उत्तरदायी था ही, खुद उनके व्यक्तित्व में जो वैचारिक परिवर्तन आए थे वो ज्यादा उत्तरदायी था। क्योंकि मांडले जेल से
जून में जैसे ही वो भारत में आते हैं तो महाराष्ट्र में उनका स्वागत होता है और जो भाषण या वक्तव्य समाचार पत्रों में देते हैं वो पूर्व के उग्रवादी स्टेटमेंट से एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट से पूरी तरीके से हटा हुआ था और एक प्रकार से वो एक मॉडरेट स्टेटमेंट देकर के सामने आए जनता के, यानी जो अपना पहले का उनका भाषण था उग्रवादी रूप का अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें 1915 ईस्वी तक महान परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर के जो लोग थे उनको एनी बेसेंट समझाने में सफल रही कि देखिए वो तिलक अब 5 और 6 वाले नहीं हैं, 8 वाले नहीं हैं। उन तिलक के विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। अब वो जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अधिराजत्व की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब उनको कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार कांग्रेस में शामिल हो गया। अब इन लोगों ने एक शर्त रखी उसी दिसंबर 1915 ईस्वी के अधिवेशन में, वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इतिहास सिर्फ तिथियों और नामों का नाम नहीं है, इतिहास घटनाओं के सही व्याख्या का वास्तविक नाम है। तो घटनाओं को अगर आप नहीं याद रखते हैं तो फिर इतिहास में चीजें आपको समझना काफी मुश्किल हो जाएगी। तो अब जो घटना बताने जा रहे हैं आपको वो काफी महत्वपूर्ण है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के इवेंट्स में। और वो क्या है कि इन दोनों ने मांग रखी इस बात को कि कांग्रेस अपने क्षेत्रीय समितियों को सक्रिय करे, एक्टिव करे। जो रीजनल कमेटी थी है कांग्रेस की, उसको एक्टिव करे और तभी जो है वो कांग्रेस सही मामलों में स्थापित हो पाएगी। और कांग्रेस के जो मॉडरेट विचारधारा के लोग थे वो इस मामले में चुप रह गए कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आपसे पूछना ये चाहते हैं हम कि कांग्रेस के रीजनल कमेटी को एक्टिव करने का अर्थ आप क्या लगाते हैं? आपके दिमाग में कौन सी बात उभरती है? एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ये बेकार का है, आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के क्षेत्रीय समितियों के सक्रिय करने का क्या मतलब आपके पास है? कुछ भी देखिए, गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए, उससे पढ़ने और पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं जानते हैं गलत बोलेंगे, उससे एक फायदा तो हुआ कि सर बोलेंगे तो वो चीज हमेशा के लिए कंफर्म। आइए सर, प्लीज टेक योर सीट। नो नो नो, प्लीज टेक। हाँ बोलिए सर, जल्दी बोलिए। आपके आने से बाहर आ जाती है, पता नहीं क्या कशिश आप में है, लोग इंतजार करते हैं। हाँ बोलिए। देखिए, ऐसे पढ़ेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि आप गलत ही बोलिए, कुछ तो विचार आता होगा, किसी को देखते होंगे तो कुछ तो हलचल मस्ती होगी दिल में ना। अगर नहीं मस्ती है तो इसका मतलब ये मृत होने की निशानी है। जिंदा है तो बताइए कि कांग्रेस के क्षेत्रीय समितियों को सक्रिय करने का क्या अर्थ हुआ? क्यों डिमांड कर रहे थे ये लोग और क्यों मॉडरेट नहीं मान रहे थे? ठीक है, और कुछ? देखिए, सीधी सी बात है कि जब से कांग्रेस स्थापित हुआ था
तब से कांग्रेस एक मध्यम वर्गीय दल था, पढ़ा है ना, एक मिडिल क्लास पार्टी था। मिडिल क्लास पार्टी का मतलब क्या हुआ कि जो वकील थे, पत्रकार थे, जमींदार थे, पूंजीपति थे, यही लोग कांग्रेस में थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो बहुत कम, 5 से 2% होंगे। तो कांग्रेस का मध्यम वर्गीय होने का अर्थ यह था कि कांग्रेस पूरे भारत के लोगों के बीच नहीं फैली हुई थी, यही ना इसका अर्थ हुआ। और ये लोग साल में एक बार, ये मध्यम वर्गीय लोग एकत्र होकर के, जैसा कि एक नेता ने कहा कि इनके मीटिंग को मेढकों के टर्राने के तरह, टटराने के लिए कहा। ये लोग जैसे मेंढक एक वर्ष में एक बार बाहर निकल के टटर टटर करते रहते हैं, तो उसी ढंग से जो है ये लोग मध्यम वर्ग लोग कांग्रेस का अधिवेशन करके टटराते रहते हैं, और कुछ होता हवाता नहीं। तो मध्यम वर्गीय कहने का मतलब ये हुआ कि ये जनता की दल नहीं थी, जनता की पार्टी नहीं थी, और इनका संगठन जो था वो वही जो उसके मेंबर्स होते थे, जो अधिवेशन में भाग लेते थे, बस वहीं तक सीमित था। अगर पहले में 72 हुए तो ही 72 ही लोग तक कांग्रेस सीमित है, दूसरे में 434 हुए तो 484 तक सीमित रहे, तीसरे में 607 हुए थे, 607 ही तक सीमित रहा कांग्रेस, और चौथे में 1258 हुए तो 1258 ही तक रहा, और पांचवें में 1889 हुआ था, 1889 तक ही कांग्रेस सीमित रहा। तो क्या भारत की आबादी 1889 और 72 ही थी? इसका मतलब आम जनता तक नहीं गई कांग्रेस। और कांग्रेस का कोई हर प्रांतों का संगठन था ही नहीं। जैसे भी कांग्रेस का है ना, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हर प्रदेश का है। बिहार में का भी क्या है तो गया जिला कांग्रेस कमेटी, नवादा जिला कांग्रेस कमेटी है। फिर गया जिले में भी क्या है तो गया नगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी, या फिर क्या बोलते हैं बेला कांग्रेस कमेटी, तो ये प्रखंड वाइज हो गया। तो हर लेवल पर प्रशासन का जो ढांचा है तो उसी ढंग से हर दल का अब हो गया है। उस समय क्या था कि कांग्रेस 1915 से पहले इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं थी, यानी ग्रास रूट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से, स्टेट लेवल तक। तो क्षेत्रीय कमेटियों को सक्रिय करने का मतलब था कि कांग्रेस में इस प्रकार के संगठनात्मक सुधार करना, और इस प्रकार का यदि संगठनात्मक सुधार कांग्रेस में किया जाता तो कांग्रेस एक जन आंदोलन बन जाती। और उदारवादी तो इसे जन आंदोलन बनाना ही नहीं चाहते थे, वो तो ब्रिटिश नीति के खिलाफ थे, खिलाफ थी ये विचारधारा। तो ये वो फैक्ट है। अब आप समझे पूरा बात कि तिलक ने जब डिमांड किया कि क्षेत्रीय समितियों को सक्रिय कीजिए, तो इसके मीनिंग्स क्या थे, और क्यों मॉडरेट उदारवादी चुप रह गए। अब समझ में आई नहीं पूरी बात। अब आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, दो नेता थे, तिलक और एनी बेसेंट हैं? तो इन दोनों ने कहा कि अगर आप अपने क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी को 1916 में सक्रिय कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तो हम आंदोलन नहीं चलाएंगे, और अगर क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों को सक्रिय नहीं करते हैं आप, तो हम होम रूल आंदोलन चलाएंगे। ये प्रस्ताव रखा गया बंबई के 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो बवाइला मच गया वहां। तो प्रॉमिस मांगा गया। अब तो मेंबरशिप मिल गया था तिलक को, तो प्रॉमिस कीजिए कि नहीं, हम एक्टिव करें या ना करें, लेकिन आप ये सब काम नहीं कीजिएगा। तो तिलक ने प्रॉमिस नहीं किया। फिर बात आगे बढ़ी, तो कांग्रेस कमेटी ने कहा कि ठीक है, सितंबर तक हमको समय दीजिए।
तो तिलक ने फिर भी वादा नहीं किया, लेकिन एनी बेसेंट ने वादा कर लिया, क्योंकि एनी बेसेंट तिलक को लेकर के आई थी। तो हो गया मामला कि तस्कीन दिल के वास्ते वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा। तो तिलक ने चूंकि एनी बेसेंट ने चूंकि तिलक को लाया था, इसलिए एनी बेसेंट ने वादा कर दिया कि ठीक है हम सितंबर तक चुप रहेंगे। लेकिन तिलक ने बोला कि नहीं, हम आपको प्रॉमिस नहीं करते हैं, हम देखेंगे कि आप एक्टिव कर रहे हैं कि नहीं। हमको लगेगा कि आप इनएक्टिव हैं, सक्रिय नहीं कर रहे हैं क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी को, तो 16 में हम कभी भी स्टैब्लिश कर देंगे। तो ये भी प्रश्न आता है, इसीलिए बाइफरकेट कर करके हमने आपको बताया। अब बात समझ में आई? तो चूंकि तिलक ने वादा नहीं किया था, ठीक है, इसलिए अब अगला जो, इसको उतार लिए हैं ना आप लोग, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो ये है होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन चलाने के लिए पार्टी बनी जिसका नाम होम रूल लीग पड़ा, उसकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग। एक तरह से समझिए कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो इस आंदोलन का पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, अब मेन बॉडी पर आप आ रहे हैं। तो चूंकि नेता दो थे, इसलिए वादा एक ने किया था, एक ने नहीं किया था, इस कारण से दोनों के द्वारा अलग अलग होम रूल की स्थापना हुई। तो चूंकि तिलक ने कोई इस ढंग से वायदा नहीं किया, इसलिए तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। यहां साफ बोलो ना यार, बेलगांव पूना में है, जरा टाइप करके देखो तो। यहां इस तिथि को होम रूल लीग स्थापित कर दिया। क्यों आ जाता है सामने, घबराइए नहीं। तो स्थापित किया क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन एनी बेसेंट ने सितंबर तक समय दिया था, इसलिए बेसेंट के जरिए द्वारा जो है, मतलब एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में अड्यार तमिलनाडु में एक जगह है, निकला जी बाबू, यहां होम रूल लीग स्थापित किया। हम बेलगावी लिख ले ही होगा ना, ना बेलगांव न लिखे हैं, तो बेलगांव कहाँ है वो बताइए। तो फिर उनका होगा कोई परिचय वैसे, कहाँ बताएं? पहलगांव कश्मीर में है, हैं? तब फिर अब देखिए, आपके जहन में एक बात आती होगी कि साहब डेट के वजह से, प्रॉमिस के वजह से अलग अलग लीग स्थापित किया तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है, सितंबर में दोनों एक हो जाते, ये फासले, ये दूरियां क्यों रखी गई?
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो उस मजबूरियों को देखा जाए, क्या मजबूरी थी। क्वेश्चन आता है साहब, इसको हंस के मत टाल दीजिए, ठीक है। तो दो लीग स्थापित होने के कारण, दो लीग स्थापित होने के क्या कारण थे, ठीक है। एक सवाल है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि तिलक के समर्थक, तिलक के समर्थक बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, और बेसेंट के समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते थे। तिलक को पसंद नहीं करते थे। अब बात समझ में आई। तो इसीलिए दो अलग अलग लीग बना, लेकिन इसमें यह भी सच्चाई है कि दोनों नेताओं में आपस में कोई विवाद नहीं था, दोनों नेताओं में आपस में खूब पटती थी, इसीलिए ने दोनों ने एक प्रकार का आंदोलन चालू किया, लेकिन दोनों के समर्थक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो दोनों नेताओं को आपस में खूब पड़ती थी, ये तो हमको आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से कि क्यों दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों के समर्थक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के नेताओं को। ये तो समझना काफी जरूरी है, क्यों समर्थक नहीं पसंद करते थे। इसलिए नहीं पसंद करते थे कि दोनों का व्यक्तित्व और विचारधारा अलग अलग था। अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट का व्यक्तित्व और विचारधारा के हिसाब से इनका व्यक्तित्व एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, जो विचारधारा को लेकर के ये चल रही थी, तो इनके जो समर्थक थे वो भी उसी ढंग के थे। लेकिन तिलक का जो व्यक्तित्व और विचारधारा था वो क्षेत्रीय था। उन्होंने गणपति उत्सव को प्रमोट किया, शिवाजी उत्सव को प्रमोट किया, यचित पावन ब्राह्मण का जो व्यक्तित्व था उसको प्रमोट किया। तो ये एक क्षेत्रीय विचारधारा के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो वैचारिक रूप से उनके समर्थक इस विचारधारा के तो थे नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। और इसी कारण से जो तिलक के समर्थक थे वो ये समझते थे कि उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद हमारे सनातनी विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए एक दूसरे के समर्थक दुश्मन थे। लेकिन भाई ये तो दुश्मनी नेताओं के बीच में भी होनी चाहिए थी, लेकिन नेताओं के बीच में दोस्ती क्यों हो गई, इसका जवाब आप दीजिए। चलिए माना जा सकता है। बोलिए। क्या चीज? यहाँ पर इनके पास कुछ है और यहाँ पर कुछ आ रहा है, वो सब कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। हम जानबूझ के आपको ये सवाल दिया, अगर बोल देती तो अच्छा रहता।
ठीक है, लेकिन चलिए, आप मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में है तेरे हम खूब समझते हैं। नहीं, देखिए, तिलक, बी सीरियस, तिलक ने शिवाजी उत्सव शुरू किया, गणेश उत्सव शुरू किया, ये एक वास्तविकता था। लेकिन इन उत्सवों के शुरू करने से उन पर सांप्रदायिक विचारधारा का पोषक होने का आरोप और उनको क्षेत्रीय राजनीति होने का आरोप, ये दोनों निराधार है। क्योंकि शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, तिलक ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के एक उपाय के रूप में किया। इसका प्रमाण क्या था कि शिवाजी बंगाल में नहीं पूजे जाते थे। शिवाजी का वो स्थान नहीं था बंगाल में जो महाराष्ट्र में था। लेकिन बाद के कालों में जब आंदोलन हुआ, यही स्वदेशी आंदोलन, तो बंगाल के कलकत्ता में भी राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए शिवाजी और गणेश उत्सव मनाया गया बंगालियों के द्वारा, जो कि उनकी आराध्य देव या देवी जो थी वो दुर्गा थी। उनके सामने इस तरह के कोई महत्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मोहम्मद अली जिन्ना कंटिन्यूअस तिलक के सेक्रेटरी रहे उनके मृत्यु तक। तो अगर वो सांप्रदायिक होते तो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सेक्रेटरी तो नहीं बनाते। तो ये दो चीजें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि तिलक पर सांप्रदायिकता का और क्षेत्रीयता का जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप पूरी तरीके से गलत है। ये दोनों चीजों वो राष्ट्रवाद के अपने क्षेत्र में उन्नति के उपाय के रूप में अपना रहे थे। वास्तविक रूप से वो भी सनातन धर्म के उसी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाले थे जिस विचारधारा के मानने वाली एनी बेसेंट थी। इसीलिए उन दोनों में कोई खटपट नहीं हुआ। लेकिन उनका दोनों का बुतरुआ लोग जो था ना, वो गलत समझ लिया। वो बुतरुआ मैंने समझ रहे हैं ना, फॉलोवर्स। तो उसी कारण से ये मामला उभर करके सामने आया। अब देखिए साहब, इसको उतारा आपने, अब देखिए अगला जो मुद्दा है जो आपको जानना है वो ये कि दोनों का कार्य क्षेत्र, दोनों का कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस, तो जो कि दो अलग अलग लीग था, इसलिए दोनों ने अपने कार्य क्षेत्र भी अलग अलग कर लिए ताकि उनके समर्थकों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हो, कोई विवाद भी नहीं हो। तो तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक था, बंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, और मध्य प्रांत, और एक था बरार। ये जो क्षेत्र था वो तिलक के लीग के अधीन था। बरार अभी महाराष्ट्र ही में है, पहले उस समय अलग स्टेट्स था। और बेसेंट के
अधीन जो था वो तिलक के मध्य प्रदेश तिलक के प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत। हाँ बोलिए। हाँ था, छत्तीसगढ़ तो रिसेंटली अलग हुआ है। हाँ ऐसे आप मान के चल सकते हैं एकदम एग्जैक्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू यही था। इसलिए सुनिए ना पूरी बात। आज़ादी के बाद बहुत सारे और छोटे बहुत परिवर्तन हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही देखिए, बिहार बंगाल के बीच जो बंटवारा होता है 1911 में होता है, लेकिन आज़ादी के बाद 56 में एक समय ऐसा आता है कि जो बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, वो पहले बिहार का भाग था। 56 में पुरुलिया को बिहार से लेकर करके आपको बंगाल को दिया गया। तो इस तरीके से कोई आदान प्रदान हुआ होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो अभी पढ़ने के हिसाब से उस समय का मध्य प्रांत आज का मध्य प्रदेश माना जाता है। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे एक आध दो डिस्ट्रिक्ट का बंटवारा हुआ होगा, गिव एंड टेक हुआ होगा, तो वो क्षेत्रीय इतिहास में पढ़ने का विषय है, इसमें नहीं। तो प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर के संपूर्ण भारत, ठीक है। इसमें एक बात और ये कि सर्वाधिक जो कार्यालय था इसका वो मद्रास में ही था, ठीक है। तो हाँ, बेसेंट का भी उसको भी लेकर के दोनों को बोल रहे हैं। इसमें सिर्फ बेसेंट ही का नहीं है, क्योंकि मद्रास तो उनके अधीन था ही तो उसका होगा ही, लेकिन दोनों को मिक्स करके अगर ऑफिस को देखें, जैसे होता ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा, यहाँ इतना प्रभाव था कि हर मोहल्ले में इसका होम रूल लीग का कार्यालय खुल गया। तो आप बोलेंगे ना सबसे ज्यादा कार्यालय कहाँ था, तो मद्रास में था। सर्वाधिक नहीं, सबसे अधिक नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑफिस ऐसा थोड़ी होगा, नहीं भी गलत होगा। हाँ ये सही है, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिस सिचुएटेड इन मद्रास, ये एग्जैक्ट जो है इसका ये होगा। मोस्टली ऑफिसेज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसेज ये सही है। अब देखिए साहब ये तो हो गया। अब एक चीज और इसमें आपको जानना है, और भागो मत भागो, एक चीज और आपको जानना है वो ये कि आंदोलन के साधन, आंदोलन के साधन यानी किस साधन का मतलब किस तरीके से ये आंदोलन किया गया, यानी मीन्स ऑफ रेगुलेशन, मीन्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसका मीन्स जानते हैं क्या था? इसका मीन्स सिर्फ एक था और वो था प्रचार, यानी प्रोपेगेशन। धरना प्रदर्शन ये सब इसका मीन्स नहीं था,
बल्कि सिर्फ प्रचार करना था। किस चीज का प्रचार? किस चीज का प्रचार? ठीक है, एक शब्द में लिखिए कि वो लोग राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाह रहे थे, यानी नेशनलिज्म का। बहुत जरूरी था। ठीक है, अब इस प्रचार के लिए उन लोगों ने क्या किया? अब देखिए, ये आप ऐसा बात छेड़ दिए कि बहुत बात जो है वो डिस्प्यूटेड है और बहुत लंबा समय लेने वाला है, लेकिन मेरी आदत है कि आपके किसी भी संदेह को दूर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद की कोई एक निर्धारित परिभाषा नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और हर व्यक्ति के लिए, खासतौर से भारतीय परिवेश में, राष्ट्रवाद के अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे हम समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा। जैसे स्त्रियों के लिए राष्ट्रवाद क्या है? तो अगर स्वतंत्रता मिले तो हमें पुरुषों के समान अधिकार मिले, ये उनके लिए राष्ट्रवाद है। मजदूरों के लिए क्या राष्ट्रवाद हो सकता है? कि उनको उचित मजदूरी मिले जब देश आजाद हो तब, है ना भाई? युवाओं के लिए क्या राष्ट्रवाद हो सकता है? कि उनको नौकरी मिले। ठेठ भाषा में हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो राष्ट्रवाद उभर करके सामने आया, उसको हर वर्ग ने वर्गीय आधार पर परिभाषित किया। राष्ट्रवाद की कोई एक संकल्पना या हाइपोथेसिस या डिफिनेशंस उभर करके नहीं आया सामने। और यहां जिस राष्ट्रवाद के प्रचार की बात की जा रही है, वो अभी अभी जो बताया राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप, उस रूप के भी पहले वाला बात था। और पहले वाला बात ये था कि आप यदि परतंत्र देश में रहेंगे तो आपके इन सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलेगा, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलेगी, छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये तभी होगा, हाँ ठीक है, ये तभी होगा जब आपका देश आजाद हो जाएगा। और देश की आजादी यूं ही नहीं हो जाएगी, आपको घर से निकल करके इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी अंग्रेज यहां से जाएंगे। यानी अंग्रेजों के अस्तित्व का नकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत करके अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग मनवाना, देश को स्वतंत्र करा करके उसके विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करवाना, ये उस समय का राष्ट्रवाद था। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई पूरी बात? तो अब आगे बढ़े। तो इसका प्रोपेगेशन था। अब इसके लिए दोनों ने अलग अलग प्रोपेगेंडा के लिए साधन अपनाए। तो जैसे कि तिलक का पहले हम देखते हैं, तो तिलक ने मराठा और केसरी का सहारा लिया है? या पहले ही पढ़ चुके, इसलिए इस पर समय नहीं देंगे हम। और बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और यह न्यू इंडिया का सहारा लिया। ये न्यू इंडिया दैनिक था, दोनों इंग्लिश में था। ये दैनिक था, ये डेली निकलता था, और ये साप्ताहिक था।
इसके अलावा दोनों ने कार्यकर्ता बहाल किए। कार्यकर्ता किस लिए? तो इन समाचार पत्रों के वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूट के लिए। तो दोनों लोग अपने अपने समाचार पत्रों में साथ ही बहुत सारे पैम्फलेट भी छपवाए। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से नेताओं ने समय समय पे पंफलेट छपवाए। और इस पंफलेट को जो होम रूल लीग के कार्यकर्ता थे, वो लोगों को घर घर पर जाकर के बांटते थे इन समाचार पत्रों को और पंफलेट को। तो बांटने का जो तरीका था ना, वो बड़ा अट्रैक्टिव था। आज के तरह नहीं कि मंदिर मस्जिद के बाहर लड़का लोग को खड़ा कर दिया, लो ही बांट दोगे, ऐसा नहीं था। बल्कि उस समय शिक्षा का स्तर तो बहुत कम था, तो जिसके घर पर लेकर के गया तो उसको पढ़ करके सुनाता था और समझाता था। असल कार्यकर्ताओं की ड्यूटी ये थी, सिर्फ समाचार पत्र को या पर्चा को जनता के बीच वितरित करना ही नहीं था, बल्कि देने के बाद उसको पढ़कर सुनाना, और सुनने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो उस इवेंट्स को, उस घटना को, उस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करना। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक वैचारिक आयाम तैयार कर रहा था, जो अंग्रेजों के खिलाफ कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षित वर्ग बना रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया हुई। क्या हुई? हाँ ठीक है, सोचते हैं। कॉमन विल, कॉमन विल, कॉमन विल बोले, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ आ जाता है। नहीं है? WEAL, तो एच हट, हाँ हट जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, हाँ हटा दीजिए, कॉमन विल। वो WHEEL नहीं है। ना ना, वो तो नहीं, नहीं वही सही है कॉमन विल। आप जो बोल रहे हैं ना, WILL, आम लोगों की इच्छा है। अच्छा, वो वाला विल, ठीक। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? आप लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं क्या? नहीं, ये क्लास का सही तरीका है। जितना क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा उतना आप सीखिएगा। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, उसमें सुधार करना असल अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जो आदमी मरने जा रहा है, यानी बहुत उम्र हो गया है,
तो उससे भी अगर कुछ कीजिएगा तो कुछ न कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो अध्येता या अध्ययन के लिए ये एक तरीका है कि उसमें सुधार के चांसेस रखना चाहिए। और मेरे क्लास में खास तौर से आपको बोलने का पूरा अधिकार है पढ़ाई के मामले में, ताकि कोई चीज़ गलत डिलीवर ना हो, आपके पास गलत चीज़ नहीं जाए। जो शंका हो उसको ही बोल सकते हैं। इसकी प्रतिक्रिया अंग्रेजों की तरफ से होनी ही थी, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो 60,000 रुपये का 60,000 रुपये का मुचलका भरने के लिए तिलक को कहा गया कि तुम बहुत उड़ रहे हो, बहुत भाषणबाजी कर रहे हो, 60,000 रुपया का मुचलका भरो, नहीं तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गारंटी 60,000 रुपया गारंटी भरिए, पैसा दीजिए कि आप आज से इस तरह का भाषणबाजी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कीजिएगा। अगर आप कीजिएगा तो आपका 60,000 रुपया जब्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि उस समय 60,000 के क्या मीनिंग्स थे। ये आज का 60,000 नहीं है, उस समय का ये कम से कम 60 करोड़ होगा। तो कितना भी धनाढ़ व्यक्ति होगा, उसके पास बैक वक्त इतना रुपया जो है होना संभव नहीं है। तो इसका जो एक और रिएक्शन हुआ, इसका एक और रिएक्शन हुआ कि जिन्ना ने मुकदमा जीत लिया। जब ये ऑर्डर हुआ तो जिन्ना कोर्ट में चले गए। बहुत बड़े बैरिस्टर्स थे अपने समय के और तिलक के सेक्रेटरी थे। तो इसीलिए जो है इन्होंने मुकदमा लड़ा और तिलक का ये केस जीत लिया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनकारियों के द्वारा या स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये पहला ऐसा अवसर था कि अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा जीता। तो ये इवेंट्स अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपको जानना है ये कि आंदोलन की समाप्ति है? बस लास्ट हो रहा है आंदोलन की। अब 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे होगा, घबराइए नहीं, हमको एहसास है, छुट्टी देंगे आपको। तो आंदोलन की समाप्ति कैसे हो, इससे घबरा कर करके 20 सितंबर 1970 को एक घोषणा होता है जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, ये मॉन्टेग्यू कौन थे? तो भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। तो वहां कॉमन सभा में घोषणा किया मॉन्टेग्यू ने कि देखिए भाई, भारत के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनको स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए हम ब्रिटिश सम्राट से डिमांड करते हैं कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ही था स्वशासन, और 20 सितंबर को ये घोषणा हो गई। तो इसी तिथि से एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इस आंदोलन की महत्ता ये थी कि इसने कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं का एक विशाल वर्ग खड़ा कर दिया, जो आगे चल के अभी 1 साल बाद, 1 से 2 साल बाद गांधी जी के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो ये था छात्रों होम रूल लीग आंदोलन। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब उपस्थित होंगे तो फिर नया टॉपिक पढ़ाते हैं।